पॉलिटी के क्लास को हमने दो स्वरूप में बांटा है, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा के क्रम में हम डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेंगे, 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक हम लेंगे, डिटेल से लेंगे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण पे, और फिर संविधान से जुड़े हुए पहलुओं को प्रारंभिक परीक्षा में लेंगे। मुख्य परीक्षा में हम जैसे संविधान की विशेषता से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रस्तावना को देखेंगे, फिर राज्यों के निर्माण को देखेंगे, उसके बाद नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को देखेंगे, मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व और केंद्रीय कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, फिर केंद्र राज्य संबंध, और उसके बाद जैसे जैसे हम बढ़ेंगे चुनाव आयोग को बढ़िया से देखेंगे, इमरजेंसी पावर को बढ़िया से देखेंगे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता। जब हम संविधान की विशेषता की बात करते हैं तो पहला ये टॉपिक है कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान वह वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के मूलभूत आदर्शों एवं सिद्धांतों का वर्णन होता है। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, यानी शासन के मूलभूत सिद्धांतों का, आदर्शों का, उसकी स्थापनाओं का वर्णन संविधान में होता है, जो कि एक वैधानिक दस्तावेज होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और उसी के अनुरूप, यानी सरकार के जो विभिन्न स्तर हैं और सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, वो आपस में अंतर संबंध स्थापित करके सरकार और जनता के बीच संबंध का निर्धारण करते हैं। यह किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, अर्थात संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के मूलभूत आदर्शों एवं सिद्धांतों का वर्णन होता है, जो किसी भी देश या राज्य के शासन के संचालन के स्वरूप का वर्णन उसमें होता है, और यह सरकार के विभिन्न स्तरों एवं अंगों के बीच अंतर संबंध और सरकार एवं जनता के बीच के संबंधों का संचालन करता है। यह संविधान है। एक शब्द और आता है संविधानवाद। संविधान और संविधानवाद। संविधानवाद की संकल्पना यह कहती है, या संविधानवाद की संकल्पना राज्य व्यवस्था की ऐसी संकल्पना है जिसमें संविधान को सर्वोपरि मानते हुए सरकार के अधिकार को सीमित, मर्यादित, नियंत्रित एवं विधि के अधीन करती है। संविधान दस्तावेज है जो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच के अंतर संबंधों और सरकार और जनता के बीच संबंधों का निर्धारण करता है, परंतु संविधानवाद उसको मर्यादित, सीमित,
नियंत्रित और विधि के अधीन करता है, क्योंकि संविधान जो है वह शासन को निरंकुशता प्रदान करता है और संविधानवाद उस निरंकुशता पर मर्यादा लगाता है। अगर संविधान जितनी शक्तियां सरकार को देती है और उस शक्ति का अगर दुरुपयोग करने लगे तो वो निरंकुश हो जाएगा। तो संविधानवाद के द्वारा उसको मर्यादित किया गया है कि आप संविधान से बाहर नहीं कर सकते। अब जैसे एग्जाम्पल ले लें, मौलिक अधिकार का संरक्षण संविधान का की मूल स्थापना है, लेकिन संविधान में संविधान संशोधन का भी वर्णन है। तो सरकारें संसद के माध्यम से यह कहती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन हमारा प्राथमिक कर्तव्य है और उसको संचालित करने के लिए हमें अगर मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करना होगा तो हम करेंगे। लेकिन संविधान में अनुच्छेद 13 में कहा गया है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को अल्पीकरण करने वाला होगा या उससे असंगत होगा, और यह भूतलक्षी प्रभाव से भी है और भविष्यलक्षी प्रभाव से भी है। यानी पूर्व में ऐसा कोई प्रावधान है वो अपने आप उसका लोप हो जाएगा और भविष्य में भी लोप हो जाएगा। तो संविधानवाद मर्यादा रखती है, यानी शासन संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधानवाद यानी संविधान में इस तरह की मर्यादाएं भी रखी गई है। अगर संविधान को सर्वोपरि मानते हैं तो राज्य निरंकुश नहीं हो सकता है। इसके अलावा शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत या धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा या संघीय ढांचा, इसमें भी द्वंद्व का स्पेस संविधान में भी है। कई विद्वानों ने कहा है कि यह जुगाली का मंच था और आज भी वकीलों के लिए स्वर्ग है। इट इज हेवन फॉर एडवोकेट। और जुगाली का मंच था। तो प्रावधानों का दुरुपयोग कर सरकारें संविधान को अपनी निरंकुशता को लागू करने के लिए उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो संविधानवाद उस पर नियंत्रित करता है कि चूंकि अगर आप मूल ढांचा की बात करते हैं, ये न्यायिक निर्णयों के द्वारा यह स्थापित हुआ है। तो न्यायिक निर्णय भी जो है वो संविधानवाद का हिस्सा है, जो शासन और विधायिका को मर्यादित और नियंत्रित करती है। हमारा संविधान अनोखा है अगर विशेषता को देखेंगे तो। ऑल्दो इस बारे में कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम होता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप पहले ही निर्धारित हो चुका था, सिर्फ उसकी चर्चा के बाद 26 नवंबर को उसका लिखित रूप प्रदान किया गया। दैट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन was already made before independence. After 9th December 1946, it is only analysis and elaborated.
वो सिर्फ उसकी चर्चा परिचर्चा हुई। निश्चितया वो भारतीय परिस्थिति के अनुरूप, भारतीय पृष्ठभूमि के अनुरूप प्रावधानों को समाहित किया गया। क्योंकि द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट फ्रॉम 1773 regulating act. You know that 2/3 part of Indian constitution is taken from 1935 act. So many provision also taken from the freedom movement. Fundamental duties, fundamental rights, directive principles, all are taken from the freedom movement, the Congress sessions. In 1931, Vallabhbhai Patel, in the leadership of Vallabhbhai Patel, the fundamental rights, भारतीय संविधान की अधिकतर विशेषताएं पूर्व में ही निर्धारित हो गई थी, जिसको एलैबोरेट किया गया, एनालिसिस किया गया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया। निश्चित है भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, उससे पहले संविधान नाम की चीज भारतीय पृष्ठभूमि में नहीं था। इसीलिए उस चर्चा की प्रचर्चा के दौरान विश्व के एग्जैक्टली 60 देशों के संविधान पर दृष्टिपात किया गया, उस पर नजर रखी गई, और उन 60 देशों के संविधान में उन चीजों को, उन प्रावधानों को लिया गया जो भारतीय पृष्ठभूमि, भारतीय परिप्रेक्ष्य, भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता में कि जो अनुकूल होगा उसको यहां समाहित किया गया। इसलिए अगर भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखेंगे तो उसमें वो एक्सपेंशन है और अलग अलग संविधानों की झलक आपको दिखाई देगी। अगर संविधान की विशेषता और पहली विशेषता में आता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान। या 2 शब्द को ध्यान देंगे, लंबा और लिखित। सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का था, और ब्रिटेन में लिखित संविधान है भी नहीं। वहां परंपराओं के आधार पर शासन चलाई जाती है। भारत की भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, निर्जातीय विविधता के कारण एक स्पष्ट लिखित संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि इन विविधताओं में अगर अंतर संबंध स्थापित करना है तो इसके लिए एक स्पष्ट लिखित स्वरूप होना चाहिए जिसमें द्वंद्व की आवश्यकता न हो। इसीलिए लिखित संविधान पर जोर दिया गया, क्योंकि इसलिए मैं लिखित की बात इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि अधिकतर चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और हम ब्रिटेन के गुलाम थे, उसके उपनिवेश थे, तो वहां तो संविधान लिखित नहीं था। हो सकता था भारत में भी लिखित संविधान नहीं होता, लेकिन भारतीय परिस्थिति जो विविधता थी,
जो भौगोलिक विविधता, जनजातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, उसमें अंतर संबंध बनाने के लिए, उसमें आने वाले अंतर विरोध को रोकने के लिए लिखित संविधान आवश्यक था। और लंबा क्यों नहीं होगा? पहली बात कि यहां केंद्र और राज्य दो सरकारें हैं। इसके अधिकार, इसकी कर्तव्य और इसकी सीमाएं, फिर राज्य, उसके अधिकार और उसकी सीमाएं, और इन दोनों के बीच अंतर संबंध यानी केंद्र राज्य संबंध, और वो राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के अनुरूप होनी चाहिए। तो इसको बेहतर एलिबरेशन दिया गया। कई प्रावधान राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को संदर्भ में था कि अगर आप 352 टू 360 या 369 तक, 352, 356 और 360 आप जान रहे हैं, लेकिन 352, 369 वो इमरजेंसी पावर से रिलेटेड है, जो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए आवश्यक है। उसको बहुत ज्यादा एलिबरेट करा गया है। भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति एवं अलग अलग संस्कृति है, तो मौलिक अधिकार को लिबरेट किया गया है। हम धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की रक्षा, इस संदर्भ में किया गया। और क्योंकि इसमें 1773 से लेकर के 1946 तक जितने प्रावधान थे उसको रखा गया, और विश्व के 60 देशों के मुख्य मुख्य विशेषताओं को जो भारत के अनुरूप था उसको लिया गया, इसलिए लंबा संविधान हुआ। लेकिन मुख्य चीज ये है कि केंद्र और राज्य की अलग अलग शक्तियां, अधिकार, सीमाएं, और राज्य के अधिकार और सीमाएं, उनके बीच अंतर संबंध का एलिबरेशन इतना ज्यादा लंबा हो गया और आवश्यकता भी थी। इसलिए हमारा संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान बना। संविधान की दूसरी विशेषता पर ध्यान देंगे। लचीला एवं कठोर का, लचीला एवं कठोर का अद्भुत समन्वय। अगर हम वैश्विक संविधानों में देखें तो ब्रिटेन का संविधान लचीला है। वहां कहा जाता है कि लड़का को लड़की या लड़की को लड़का, अर्थात जेंडर परिवर्तन या लिंग परिवर्तन को छोड़कर संसद कभी भी कुछ भी परिवर्तित कर सकती है। यानी वहां का संविधान लचीला है। अमेरिका का संविधान कठोर है। वहां संविधान में संशोधन करना असंभव सी बात है। उसके पीछे का कारण है प्रसंगीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यह अवधारणा होती है कि राज्य समझौते के आधार पर जुड़े होते हैं। यानी पहले से राज्य कायम होता है और वे सभी राज्य आपस में समझौता करके एक संघ बनाते हैं, और वो समझौता अक्षुण्ण रहे, राज्य की स्वायत्तता बनी रहे। इस कारण उस संविधान में संशोधन करना मुश्किल होता है। अगर आप देखेंगे तो जो सिविल वॉर हुआ था अब्राहम लिंकन के समय में 61 से 65 के बीच स्लेवरी सिस्टम को खत्म करने के लिए, तो दक्षिण के स्टेट डगलस के नेतृत्व में इसलिए अलग राज्य की घोषणा पर चले गए कि उनका कहना था कि हम समझौते के आधार पर जुड़े थे और स्लेवरी सिस्टम उस समझौते में था और उस समझौते का उल्लंघन किया गया, तो राज्य अलग हो सकता है।
इस तरह अमेरिकी संविधान में कुछ भी संशोधन करना मुश्किल है। अगर गौर करें तो अगर परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई और संशोधन करना मुश्किल हो गया, जैसा कि 1861 में हो गया, तो यह भी देश के लिए ठीक नहीं है। और संसद के पास एक असीम शक्ति हो, वो अगर असीम संप्रभु हो जाए और कुछ भी परिवर्तित कर सकता है, तो यह भी लोकतंत्र के लिए घातक है। और इस कारण इन दोनों अनुभवों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में दोनों का अनोखा समन्वय प्रस्तुत किया गया है। कई ऐसे प्रावधान हैं जो साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं, जिसमें राज्य का निर्माण, राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। कुछ संविधान ऐसे होते हैं जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जिसको संविधान संशोधन कहते हैं, विशिष्ट बहुमत की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान की मूल स्थापनाओं से जुड़ी हुई है, मूल आत्मा है उसकी। इस संसदीय व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का अधिकार एवं कर्तव्य, संघीय ढांचा, इन परिवर्तनों के लिए 2/3 बहुमत के अलावा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक है। अर्थात भारतीय संविधान यह संकल्पना प्रस्तुत करता है कि जो संविधान की मूल आत्मा है वो रिजिड है, उसमें परिवर्तन करना मुश्किल है। लेकिन परिस्थितियां बदलती है तो परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन भी आवश्यक है, क्योंकि संसार विकसनशील है, राष्ट्र विकसनशील है, व्यक्ति विकसनशील है, तो संविधान को भी विकसनशील होना होगा। 50 की परिस्थिति अलग थी, 60 की परिस्थिति अलग थी, 70 की अलग, और वर्तमान में अलग। तो परिस्थितियां बदलती रही है और इसलिए परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन करने की छूट यह हमारे विकसनशील संविधान को दर्शाता है। इसलिए भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज माना जाता है। जीवंत दस्तावेज का मतलब है हम समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान की मूल आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए, विकसनशील होते हुए, परिवर्तनशील होते हुए, हर एक व्यक्ति की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम संविधान में संशोधन को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट संप्रभुता। संप्रभुता जनता में निहित है, जनता में निहित है। संप्रभुता जनता में निहित है। अब संप्रभुता के संदर्भ में देखा जाए तो ब्रिटेन में संप्रभुता संसद में निहित है और अमेरिकी संविधान में देखेंगे तो वहां संप्रभुता न्यायपालिका में निहित मानी जाती है। यानी वहां ब्रिटेन में संसद संप्रभु, संसद की चलती है, उसी के अनुसार हर एक चीज नियंत्रित एवं निर्देशित होती है। और ब्रिटेन में कहा जाता है न्यायपालिका,
के अनुसार अधिकतर चीज नियंत्रित एवं निर्देशित होती है। ब्रिटेन में न्यायपालिका के प्रमुखता के पीछे एक कारण यह भी है, अमेरिका में न्यायपालिका की प्रमुखता के पीछे एक कारण यह भी है कि वहां संविधान संशोधन करना मुश्किल है, इसलिए न्यायिक निर्णयों के द्वारा प्रावधानों को जोड़ा जाता है। भारत में न तो न्यायिक सर्वोच्चता है और न संसदीय सर्वोच्चता। हमारे यहां न संसद संप्रभु है न न्यायपालिका संप्रभु है, हमारे यहां जनता संप्रभु है। क्योंकि भारत में कहा था कि संविधान संप्रभु है जिसका स्रोत जनता है। संविधान संप्रभु है, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, वो संविधानवाद के अनुसार नियंत्रित, निर्देशित एवं मर्यादित होता है। तो जो संविधान के अनुसार नियंत्रित, निर्देशित, मर्यादित होता है वो संप्रभु हो ही नहीं सकता है। और वह संविधान किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? जनता के द्वारा। और इस कारण कहा था संप्रभुता जनता में। संविधान सभा के सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान स्वीकार किया था वो भारतीय जनता की तरफ से स्वीकार किया था। इसीलिए प्रस्तावना में यह शब्द शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग निश्चित संविधान सभा के सदस्य और प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे, परंतु उन्होंने जनता की तरफ से इस संविधान को स्वीकार किया था। भारत की चुनाव प्रणाली, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली भी यह दर्शाती है कि जनता संप्रभु है। जनता के मतों के द्वारा ही शासन बनता है और शासन बिगड़ता है। इसलिए कहा तक जनता संप्रभु है। यहां पे अगर हम चौथा पॉइंट देखें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां पे चेक एंड बैलेंस, शक्ति पृथक्करण एवं शक्ति संतुलन, शक्ति पृथक्करण एवं शक्ति संतुलन का अद्भुत समन्वय, चेक एंड बैलेंस है। यहां पे चेक एंड बैलेंस का अद्भुत समन्वय है। निश्चितया भारतीय संविधान ने शासन के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को अलग अलग स्वायत्तता प्रदान की। तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तीनों के कार्य, अधिकार एवं सीमाएं स्पष्ट हैं, तीनों एक दूसरे के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन भारतीय संविधान में यह भी प्रावधान है कि तीनों एक दूसरे पर को मर्यादित, नियंत्रित एवं निर्देशित कर सकती है। ये चेक बैलेंस की स्थिति है, यानी स्वायत्तता भी है तो अद्भुत समन्वय भी है, संतुलन भी है। अब जैसे मान लिया यहां 3 स्वरूप देखिए, विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका उस कानून की व्याख्या करता है और कार्यपालिका उस कानून का क्रियान्वयन करता है। एक अद्भुत समन्वय सा लगता है। और तीनों को एक दूसरे पर नियंत्रण करने की शक्ति दी गई। जैसे अगर विधायिका ने कानून बनाया
और वह संविधान की मूल स्थापनाओं, मूल आस्थाओं, मूल ढांचा के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है और उसे नल वाइड भी कर सकता है। अगर हाल ही में देखेंगे तो न्यायिक नियुक्ति आयोग को न्यायपालिका ने नल वाइड कर दिया, शून्य घोषित कर दिया, क्योंकि न्यायालय का मानना था कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में राजनीतिक हस्तक्षेप है, जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। तो खारिज कर दिया गया, नल वाइड कर दिया गया। बाबरी मस्जिद ढांचे के विरुद्ध जब ढांचे गिराया गया तो सरकारें बर्खास्तगी कर दी गई। न्यायालय का जो निर्णय था वह यह था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है और बाबरी मस्जिद को ढाया जाना संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, इसलिए इन कार्यपालिकाओं को बर्खास्त करना न्यायिक रूप से उचित था। उसी तरह संसद विभिन्न संसदीय समितियों, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। और इसी तरह नियुक्ति प्रक्रिया में न्याय, विशेषकर न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में निश्चित कॉलेजियम व्यवस्था के कारण बहुत कुछ शक्ति नियुक्ति में न्यायपालिका के पास चली गई है। इसके बावजूद अभी भी नियुक्ति में कार्यपालिका की चलती है। कार्यपालिका उनके द्वारा की गई सिफारिशों को अस्वीकार करता है और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर न्यायाधीश अपनी सीमा का अतिक्रमण करेंगे, भाई भतीजावाद की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अर्थात हर एक शक्ति को स्वायत्तता दी गई है, हर एक शक्ति की सीमा निर्धारित की गई है, कार्य की गई है और तीनों के बीच समन्वय भी स्थापित की गई है और चेक एंड बैलेंस एक दूसरे पर किया गया है। ये एक अनोखा समन्वय दिखाई देता है। अगर हम पांचवा पॉइंट देखें, शासन के 3 स्तर, इसके द्वारा आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की गई है। शासन के 3 स्तर, जो प्रारंभिक संविधान था उसमें शासन के 2 स्तर थे, एक केंद्र और दूसरा राज्य। दोनों के अपने अपने अधिकार कर्तव्य थी और दोनों को की अपनी सीमाएं थी और दोनों के बीच अंतर संबंध भी था। यह अंतर संबंध, यह केंद्र राज्य का अंतर संबंध 73 में, 74 में और 98 ये जो 3 संशोधन हुआ है, इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की है। खासकर 73 में, 74 में और 98 में संविधान संशोधन के द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण को वास्तविक धरातल पर लाया गया है। निम्नतम व्यक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ा गया है,
निम्नतम व्यक्ति को शासन से जोड़ा गया है, निम्नतम व्यक्ति की शासन तक पहुंच बनाई गई है। जहां 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को धरातल पर लाया गया है, वहीं 98वें संशोधन के द्वारा आर्थिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को निम्नतम व्यक्ति तक पहुंचाने की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। और इस केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के समन्वय को व्यवहारिक आधार देकर भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजबूत की गई है, जिसके द्वारा जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है। और अगर आप 14वें वित्त आयोग के सिफारिश को देखेंगे, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश को देखेंगे, तो इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखा गया है, जहां केंद्र ने राज्य को 42% दिया टैक्स में, और इन संस्थाओं के लिए राशि 87,000 करोड़ से 2,87,000 करोड़ कर दिया गया। यानी अब शासन की पहुंच निम्न स्तर तक, शासन का आर्थिक जुड़ाव निम्न व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसलिए शासन के 3 स्तर भारतीय संविधान के, वो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हमारे संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था यह हमारे भारतीय संविधान की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, और यह मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है। यानी संसदीय व्यवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि इसको मूल ढांचे में शामिल किया गया है। ब्रिटेन के संसद की तरह हमारे यहां संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें वास्तविक प्रधान और कार्यपालिका प्रधान की स्पष्ट संरचना व्यक्त की गई, और जो वास्तविक प्रधान है उसकी सामूहिक जिम्मेवारी तय की गई है, उसकी सामूहिक जिम्मेवारी तय की गई है। अब गौर कीजिएगा, यानी संसदीय शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति प्रमुख नहीं होता है, निर्णय मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से होता है, और वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में विशेषकर जहां भाषिक, सांस्कृतिक, धर्म, भौगोलिक विविधता के कारण हरेक की आशा व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगर अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाया जाता तो तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना थी, और खासकर हो सकता था हरेक वर्ग एवं हरेक समूह को की आकांक्षाएं पूरा न हो पाती। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था के कारण हरेक क्षेत्र, हरेक संस्कृति, हरेक निर्जातीय समूह को शासन में भागीदारी करने का मौका मिलता है। और क्योंकि यह सामूहिक जिम्मेवारी होती है, एक व्यक्ति विशेष तानाशाह की प्रवृत्ति नहीं अपना सकता है, और अगर अपनाता है तो संसदीय शासन व्यवस्था उसको उखाड़ फेंक भी देती है। अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं तो हमारे यहां संघात्मक एवं एकात्मक लक्षण का अनोखा समन्वय है। संघात्मक एवं एकात्मक का अनोखा समन्वय है।
एक चीज आप अगर देखेंगे, केसी वेल ने कहा है कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है जहां एकात्मक लक्षण ज्यादा हावी है। निश्चितया संविधान की सर्वोच्चता और केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें, उनके अधिकार एवं कर्तव्य समान स्थिति में संघात्मक लक्षण दिखाते हैं। अर्थात समान स्थिति में भारतीय संविधान संघात्मक लक्षण को प्रदर्शित करता है, परंतु विशिष्ट परिस्थिति में भारतीय संविधान एकात्मक हो जाता है। और इसके पीछे कारण था देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि भारत में जितनी विविधता है, चाहे वो क्षेत्रीयता की भावना हो, भाषा की विविधता हो, धर्म की विविधता हो, कई समूह अपने स्वार्थ के कारण अगर संघात्मक स्वरूप में अपनी स्वायत्तता को लेकर आगे बढ़ेंगे तो देश की एकता में अखंडता को नुकसान हो सकता है। भारत का जो संविधान है, अब यहां पर आप गौर कीजिएगा, द वर्ड दे यूज यूनियन, फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं है यहां। इसका भी संघ है, इसका भी संघ है, लेकिन इस संघ का मतलब है कि राज्य समझौते से जुड़ा हुआ है और समझौते टूटने से अलग हो जाएगा। यूनियन या संघ का मतलब है राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो यहां संघ है लेकिन राज्य अलग नहीं हो सकता है, एकल नागरिकता है। एकात्मक लक्ष्य इसलिए, जैसे मैंने कहा, विशिष्ट परिस्थिति में एकात्म हो जाता है। अगर आपातकाल हो तो केंद्र वहां शक्तिशाली हो जाएगा, जो देश की एकता में अखंडता के लिए आवश्यक है। अगर आर्थिक परिस्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो वहां केंद्र मजबूत है। और केंद्र राज्य संबंधों में कहा जाता है, आर्थिक संबंधों में विशेषकर, कि राज्य की स्थिति नगरपालिका के समान है। यह भी राज्य की एकता में अखंडता के लिए आवश्यक था। और इसके बीच संघात्मक एकात्मक को लेकर बराबर द्वंद्व होता है। और सहकारी संघवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सहयोगी संघवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, राजकोषीय संघवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, टीम इंडिया करके संबोधित किया गया है। निश्चित है सहयोगी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, राजकोषीय संघवाद, सहकारी संघवाद जैसी अवधारणा संघात्मक एवं एकात्मक के अद्भुत समन्वय को दर्शाता है, परंतु यह सब समान स्थिति में है। विशेष परिस्थिति में यह एकात्मक लक्षण ज्यादा हावी होता है, जो मैंने कहा कि पहले भी, कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए आवश्यक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है हमारे यहां, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष मूल्यों में हमारी आस्था है। निश्चित दोनों प्रावधान 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र के द्वारा लाया गया था, परंतु इससे पहले ही हमारे यहां समाजवादी आदर्श की संकल्पना थी। हमारे यहां राज्य समाजवादी आदर्श से चलता था। आप अगर देखेंगे 1956 के अवार्डी सम्मेलन में कांग्रेस ने कहा कि शासन का उद्देश्य होगा समाजवादी लक्ष्यों की पूर्ति करना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, जो सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना में समाजवादी लक्ष्यों को रखा गया था।
तो हमारे मूल्य में समाज 76 से पहले ही समाजवादी लक्ष्य था, और इन्हीं समाजवादी लक्ष्यों के कारण आज मनरेगा या फूड सिक्योरिटी दी जाती है। क्योंकि समाजवादी उद्देश्य रखने का मतलब था कि सबका कल्याण, निम्नतम व्यक्ति का कल्याण, समावेशी विकास की प्रक्रिया निम्नतम व्यक्ति तक पहुंचे। वो 76 से पहले भी था, 76 के बाद भी है, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इससे हमारे मूल्यों से जुड़ा हुआ है। पंथ निरपेक्षता, यह शब्द निश्चितया सबसे विवादास्पद शब्द है और इसका सबसे ज्यादा राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है। परंतु पंथ निरपेक्षता का हमारा संदर्भ पश्चिम पंथ निरपेक्षता से नहीं है। पश्चिम पंथ निरपेक्षता क्रिश्चियन धर्म में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच हुए खूनी संघर्ष के द्वंद्व का परिणाम है। वहां 100 वर्षों तक खूनी संघर्ष हुआ, द्वंद्व हुआ, लाखों लोग से मारे गए, तो लोगों को कैथोलिक पंथ से भी घृणा हो गई और प्रोटेस्टेंट पंथ से भी घृणा हो गई, और इस कारण वहां अधिकतर लोग निहिलिस्ट हो गए, यानी न इस धर्म को पंथ को मानते, नहीं इस पंथ को मानते, और पंथ निरपेक्ष शब्द आया, द सेकुलर वर्ड। पहली बार इसका यूज किया था रिचर्ड हैलियॉक ने। रिचर्ड हैलियॉक ने 1846 में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया था। वो संदर्भ क्या था कि ना हम प्रोटेस्टेंट सेक्ट को मान रहे हैं, ना कैथोलिक को, कि दोनों घृणा है। हमारे यहां कभी भी धर्म के नाम पे खूनी संघर्ष नहीं हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए। अब छिटपुट संघर्ष को छोड़ दें तो हमारे यहां सर्वधर्म समभाव की अवधारणा है, और आज भी हमारे यहां कोई धर्म पंथ निरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। और इसका जो मूल परिप्रेक्ष्य पश्चिम की अवधारणा से अलग है। हमारे यहां निश्चित राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सब धर्मों को अपने अपने धर्म को पोषित, अभिवृद्धि और उसको प्रचार करने की छूट देता है। लेकिन राज्य लोकाचार व्यवस्था की रक्षा के लिए उस पर नियंत्रण भी लगाता है। हमारा यहां पर निरपेक्षता सभी धर्मों की, सभी पंथों को अपनी अपनी मान्यता के अनुसार कार्य करने की छूट देता है, मर्यादा के अंदर। यानी हमारी पंथ निरपेक्षता सर्वधर्म समभाव में है। हमारी पंथ निरपेक्षता धर्म को घृणा के दृष्टिकोण से नहीं देखता है, जैसा कि यूरोप में देखा गया था, जहां से ये सेकुलर वर्ड लिया गया था। एक और हमारे यहां हमारे संविधान की बहुत बेहतरीन विशेषता है जो शायद कहीं नहीं है। हमारे यहां मौलिक अधिकार, हमारे यहां मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व, एवं मूल कर्तव्य तीनों एक जगह समाहित हैं। विश्व के किसी भी संविधान में तीनों चीज नहीं है। मौलिक अधिकार जहां अमेरिका की विशेषता नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड और मूल कर्तव्य रशिया, लेकिन ये तीनों विशेषता कहीं नहीं है। हमारा संविधान व्यक्ति को नागरिक अधिकार देता है, राजनीतिक स्वतंत्रता देता है, उसकी गरिमा की रक्षा करता है, तो उसे कर्तव्य निभाने की भी सीख देता है।
यह भी 42वां संविधान संशोधन क्षेत्र के द्वारा जोड़ा गया है। लेकिन कहा गया कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन कई ऐसे इसके प्रावधान है जिसका आप उल्लंघन करेंगे तो आप दंड के भागी होंगे। अब राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय झंडों का अपमान करेंगे तो आप दंड के भागी होंगे। तो हमारे एक यूनिक सेप है, यानी अधिकार है तो कर्तव्य भी है, क्योंकि अधिकतर देशों में कहीं अधिकार है तो कहीं कर्तव्य है। व्यक्ति में अधिकार के साथ साथ कर्तव्य होना चाहिए। अधिकार की सब बात करता है, कर्तव्य वो इंडिविजुअल पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे अगर आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपको कर्तव्य भी दिए गए हैं कि आप सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण रखेंगे, भारतीय संस्कृति एवं विरासत को अक्षुण्ण रखेंगे, भारतीय परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों की रक्षा करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व के द्वारा राज्य के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। और ये नीति निर्देशक तत्व राज्य की वास्तविक परीक्षा है और जनता के लिए प्रशिक्षण, जनता के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण। जनता नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के आधार पर ही राज्य एवं शासन की परीक्षा करता है। जो शासन इसका बेहतर क्रियान्वयन करता है तो वो उसकी शासन बरकरार रहती है, जो शासन इसका बेहतर क्रियान्वयन नहीं करता है वो सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाता है। तो यह नीति निर्देशक तत्व का अनोखा समन्वय हमारे यहां दिया। इसलिए कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व सिर्फ एक सदेच्छा मात्र नहीं है, बल्कि यह शासन का मूलभूत आधार है। किसी भी शासन के बेहतर निष्पादन का निर्णय इसी से होता है। वास्तविक में नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के लिए ही शासन है, शासन के अमले हैं, शासन के स्तर हैं, शासन के अंग हैं। एक और विशेषता है जो अनोखा हमारे संविधान में, सकारात्मक विभेद। सकारात्मक विभेद के साथ अल्पसंख्यक की संरक्षण, अल्पसंख्यक का संरक्षण। अब देखिए, हजारों वर्षों से जो जातियां, जो वर्ग सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ था, और राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों में यह कहा गया था उस वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाना है, समानता के स्तर में लाना है, बराबरी के स्तर में लाना है। और इस कारण हमारे यहां समानता की बात की गई है, किसी भी विभेद को अस्वीकार किया गया है, परंतु सकारात्मक विभेद की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। उसी के आधार पर सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। पहले एससी एसटी को, फिर ओबीसी को, और अब आर्थिक रूप से जो सवर्ण पिछड़े हुए उनको दिया गया है। यह एक ऐसा सकारात्मक विभेद है जिसका मूल उद्देश्य समाज के निम्नतम व्यक्ति को बराबरी के स्तर पे लाना है। और इसी सकारात्मक विभेद का और बेहतर व्याख्या अनुच्छेद 15(3) में कहा गया कि सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के साथ साथ महिलाओं एवं बच्चों के लिए सरकार विशेष प्रबंध कर सकती है। तो महिलाओं बच्चों के उन्नयन का जो सकारात्मक विभेद है, यह उनको उच्च स्तर तक लाने का एक बेहतर प्रयास है। और इसी के द्वारा अल्पसंख्यक का संरक्षण भी भारत बहुत इन्हें गुने
देश है जहां अल्पसंख्यकों के संरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए तो प्रावधान किए ही गए हैं। आर्टिकल 350A भाषाई आधार पर, फिर आर्टिकल 324 तो 329 के बीच भी अल्पसंख्यकों के संरक्षण की प्रावधान है। पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में भी अल्पसंख्यकों के संरक्षण की प्रावधान है। तो यह हमारे भारतीय संविधान की मूल विशेषता है, जिसके कारण हमारा संविधान विकसनशील है, प्रगतिशील है और जीवन दस्तावेज के रूप में जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं को फलीभूत कर रहा है और करता रहेगा। धन्यवाद।